Good morning students, welcome to the Alpha classes. This is Dr. Bharti Gautam, and in order to move ahead with the series of moral development, we are going to have an important development theory which has been propounded by कोहलबर्ग. आज की इस वीडियो में कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की चर्चा तो चलिए शुरू करते हैं. इन द लास्ट वीडियो हमने बात की थी नैतिक विकास क्या होता है और कुछ परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई, और आज की इस वीडियो में कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी. जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित शोधों एवं उसके आधार पर दी गई विकास की 4 अवस्थाओं, वो अवस्थाएं कौन सी थी? शैशवावस्था, पराधीनता, प्राधिकार अवस्था. शैशवावस्था थी जन्म से 5 वर्ष तक की, और पराधीनता प्राधिकार अवस्था 6 से 8 वर्ष तक. पराधीनता अनियोग्यता अवस्था जो 9 से 13 वर्ष तक की थी, और स्वायत्तता जो 13 से 18 वर्ष तक की डिपिक्ट की थी जीन पियाजे के द्वारा. इस संकल्पना को आगे बढ़ाने का श्रेय लॉरेंस कोहलबर्ग को दिया जाता है. कोहलबर्ग ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया. लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास में पियाजे के सिद्धांत से सहमत थे, लेकिन इन्होंने कई प्रकार से उसे व्यापक रूप प्रदान किया. पियाजे की तरह कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास में सामाजिक पक्ष पर जोर दिया. मीन सोशल एस्पेक्ट इन्होंने काम किया, और उनके अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य बालक के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है. तो कोहलबर्ग ने अपना पहला आधारभूत प्रयोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास मीन्स मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के 72 बालकों पर किया. इन बालकों की आयु 10 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की थी. बाद में उन्होंने अपने प्रयोगों में अमेरिका के अन्य शहरों एवं अन्य देशों के छोटी आयु के बालक बालिकाओं, बाल अपराधी बालकों आदि को भी सम्मिलित कर लिया. तो कोहलबर्ग का मुख्य कार्य 72 स्टूडेंट्स जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से लिया गया और जिनकी आयु थी 10 से 16 वर्ष तक. बाद में उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति के बालकों को भी सम्मिलित इसमें किया. नाउ सम assumptions ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी. कोहलबर्ग के सिद्धांत की मूलभूत अब मान्यताओं की बात की जाए तो नंबर फर्स्ट पे हम ले सकते हैं बालकों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क एवं सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक होता है. बालकों द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रियाओं के आधार पर इनकी नैतिकता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता. अधिकतर परिस्थितियों में बालक भय अथवा पुरस्कार के लालच में वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, नैतिक चिंतन के कारण नहीं. मीन्स अभी अगर हम देख रहे हैं कि बालक ने कोई कार्य किया तो ये हो सकता है कि उसके बिहाइंड द कर्टन उसका रीज़न कुछ और हो, मोरालिटी न हो करके उसका रीज़न कुछ और हो, क्योंकि उसको उस चीज़ को पाने की लालच थी, तो इसलिए वो वांछनीय व्यवहार उसका प्रदर्शित हुआ. तो इस तरीके से हमने देखा कि एक बालक का जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो हो सकता है कि उसके पीछे का कारण कुछ और हो, नैतिक चिंतन न हो सकता है वो किसी चीज़ के लालच में वैसा वांछनीय व्यवहार कर रहा है. कोहलबर्ग ने बालक को किसी धर्म संकट की स्थिति में डालकर भी यह देखा कि उसके किस तर्क के आधार पर उचित व्यवहार के लिए बालक निर्णय लेता है, और इस उपागम को प्राणीगत उपागम मीन्स ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच कहा गया कोहलबर्ग के द्वारा. सेकंड जो एजम्पशन है वो है कि इस सिद्धांत को
अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। और कोहलबर्ग ने संपूर्ण नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं और 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है और इसे यूनिवर्सल माना है, सार्वभौमिक इसको माना है। और इनके अनुसार सभी बालक इन अवस्थाओं से गुजरते हैं और ये अवस्थाएं एक निश्चित क्रम से आती हैं तथा क्रम बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक अवस्था में पाई जाने वाली नैतिकता का गुण अन्य अवस्थाओं की नैतिकता से भिन्न होता है। प्रत्येक अवस्था में बालक की तर्क शक्ति नवीन प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कोहलबर्ग के हिसाब से नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं और 6 उप अवस्थाएं दी गई हैं, जिसको कि सार्वभौमिक माना उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि इन सभी अवस्थाओं से होकर के बालक गुजरता है और ये एक अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में ही आती हैं और एक के बाद ही दूसरी अवस्था आएगी। और हर अवस्था में एक जो बालक हैं उनकी जो नैतिकता है वो भिन्न प्रकार की होती है और उनकी जो लॉजिकल जो रीजनिंग पावर्स होती हैं वो भी डिफरेंट प्रकार की होती हैं। नंबर 3, अजम्पशन। जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उस बालक के भीतर नैतिक व्यवहार गुणात्मक परिवर्तन कब और कैसे उत्पन्न होते हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इनके अनुसार नैतिक व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन क्रमिक रूप से ही आते हैं, अचानक ही उत्पन्न नहीं होते हैं। किसी अवस्था में पहुंचने पर बालक मात्र उस अवस्था की विशेषताओं को ही प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि उसमें कई अवस्थाओं के व्यवहार मिश्रित रूप से दिखाई पड़ते हैं। उसमें अधिकांश व्यवहार जिस अवस्था के अनुरूप होते हैं, बालक को उसी अवस्था का मान लिया जाता है। तो इस अजम्पशन में हमने देखा कि बालक के जो मॉरल बिहेवियर है उसमें क्वालिटेटिव जो चेंजेस आते हैं वो क्रमिक रूप से आते हैं, एकदम से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो ग्रेजुअली होते हैं, डेवलप होते हैं। और जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है उसमें और किसी अवस्था में पहुंचने पर जब बालक उस अवस्था की विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं करता है और उसमें कई अवस्थाओं के मिश्रण दिखाई देता है, तो बालक को उसी अवस्था का मान लिया जाता है जिस अवस्था का वह व्यवहार कर रहा है। ना कोहलबर्ग के एक सहयोगी हैं इलियट टूरियल। उनके अनुसार प्रायः समस्त बालक नैतिक विकास की एक अवस्था से के उपरांत दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन सभी बालक 6 अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था तक जाने वाले बालकों की संख्या बहुत कम होती है और इस प्रकार नैतिक तर्क शक्ति और नैतिक चिंतन की दृष्टि में बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं और ये भिन्नताएं विकास की गति और विकास की सीमाओं दोनों ही कारणों से उत्पन्न होती हैं। तो इलियट टूरियल के अनुसार जो बालक का जो मॉरल डेवलपमेंट है वो A1 स्टेज से दूसरी अवस्था में स्टेज से दूसरी में प्रवेश जब करता है तो उसकी हर बालक का यही क्रम होता है, लेकिन सभी बालक पूरी 6 जो स्टेजेस हैं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं और अंतिम स्टेज तक पहुंचने वाले बालकों का नंबर बहुत कम होता है। तो इस तरीके से जो मॉरल जो लॉजिकल पावर्स होती हैं और मॉरल जो चिंतन होता है उसकी दृष्टि से बालकों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं और ये भिन्नताएं विकास की गति एवं विकास की सीमाओं दोनों ही कारणों से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हर बालक का अलग अलग विकास का क्रम है की गति है। कोहलबर्ग ने अपनी बुक मॉरल स्टेजेस एंड मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच 1976 में
इस किताब का नाम है मॉरल स्टेजेस एंड मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच, जिस इस बुक में 1976 में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाओं का विवरण दिया है। और इन्होंने कहा है कि नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं और 4 चरण होते हैं। मीन्स 3 लेवल्स होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। और वो वाली जो स्तरों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल प्राइमरी चिल्ड्रन। सेकंड है परंपरागत स्तर जो कन्वेंशनल होते हैं, और थर्ड है पश्च परंपरागत स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल। तो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, जिन्होंने अपनी बुक मॉरल स्टेजेस एंड मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच इन 1976 में 3 स्तर और 4 चरणों का वर्णन किया है। मीन्स 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस का वर्णन किया है। और स्तर जो 3 हैं वो हैं पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, परंपरागत कन्वेंशनल, और पश्च परंपरागत मीन्स पोस्ट कन्वेंशनल। अब आ जाते हैं स्टेजेस पर। स्टेजेस में नंबर फर्स्ट है जो कि 6 हैं। स्टेजेस है दंड और आज्ञाकारिता मीन्स पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। सेकंड व्यक्तिवाद, करणवाद एवं विनिमय, इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सचेंज। देन अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। देन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। एंड फिफ्थ वन इज सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। नाउ लास्ट वन इज सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत मीन्स यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। सो ये 6 चरण थे जिनको कि कोहलबर्ग ने वर्णित किया है अपनी बुक में। नाउ सबसे पहले हम पूर्व परंपरागत स्तर को लेते हैं। इस स्तर में 4 से 9 साल तक के बालक बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है करते हैं। और इस अवस्था में सांस्कृतिक नियमों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार उनके नियमों के परिणामों के अनुरूप होते हैं। और इस स्तर को प्राक रूढ़िगत स्तर भी कहा जाता है। और इस स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित 2 चरणों को सम्मिलित किया गया है। तो हमने देखा कि पूर्व परंपरागत जो स्तर है, जो सबसे पहला स्तर है कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया उनकी किताब में, उसमें 4 से 9 साल तक के बॉयज़ एंड गर्ल्स लिए गए हैं। और उसमें वो कल्चरल रूल्स के अकॉर्डिंगली अनुक्रिया उनकी होती है, लेकिन उनके व्यवहार जो होते हैं उनके नियमों के परिणामों के अनुरूप ही होते हैं। अब इस स्तर को अगेन सब डिवाइड किया गया है 2 चरणों में, 2 चरणों में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है दंड और आज्ञाकारिता। इस अवस्था के बालक स्वकेंद्रित होते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और दूसरों के बनाए नियमों के लाभ की बात को समझ नहीं पाते हैं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं और दंड से बचने हेतु उन नियमों का पालन करते हैं। इस अवस्था में बालक केवल समाज के नियमों को समझते हैं तथा उनका आचरण करते हैं। मीन्स उनको पनिशमेंट ना मिले इसलिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, हालांकि वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और दूसरों के नियमों को वो उनको इसलिए पालन करना है क्योंकि उनको ये चीज़
अंडर प्रेशर। तो इस तरीके से वो इस अवस्था में मीन्स दंड और आज्ञाकारिता जो 2 चरण में डिवाइड किया गया है, उसमें यही है कि जो चिल्ड्रन हैं दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड मेड बाय अदर्स। और पनिशमेंट से बचने के लिए ही अगर वो फॉलो करते हैं तो दिस इज़ ओनली ड्यू टू सो दैट दे शुड नॉट बी punished। और दूसरा है व्यक्तिवाद एवं विनिमय। इस अवस्था में बालक उस कार्य को नैतिक कार्य मानते हैं जिसके द्वारा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मीन्स हर कार्य जो उनकी नीड को पूरा कर रहा है, बालक की नीड को, वो मॉरल मानते हैं। और बालक उसी कार्य को करते हैं जो उन्हें उचित लगता है, जो उनको अच्छा लग रहा है, जिसमें उसको दे आर गेटिंग एन्जॉयमेंट, उनको तो वही कार्य वो करना चाहता है। इस अवस्था में बालक पुरस्कारों के प्रति प्रेरित होते हैं और इस अवस्था को साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता अवस्था भी कहा जाता है। तो इस अवस्था में यहाँ पर इंडिविजुअलिटी और विनिमय को देखते हुए एक बालक जो है वो पुरस्कारों के लालच में वो उससे प्रेरित होते हैं और वे कार्य करते हैं अग्रसर होने के लिए। दूसरा स्तर था परंपरागत स्तर। इस स्तर में 10 से 13 साल तक के बालक बालिका को सम्मिलित किया गया है और इस स्तर के अंतर्गत किशोर, बालक व वयस्कों को सम्मिलित किया गया है। इस स्तर को रूढ़िगत स्तर भी बोलते हैं और इस स्तर के अंतर्गत इसके अंतर्गत निम्नलिखित 2 चरणों को समावेशित किया गया है। जिस तरीके से पहला वाला जो स्तर ये था पूर्व परंपरागत स्तर, उसको डिवाइड किया गया था, उसी तरीके से परंपरागत स्तर इज़ अगेन सब डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। सबसे फर्स्ट है अंतर्वैयक्तिक संबंध। इस चरण में बालक उस नैतिक कार्य को करना पसंद करते हैं जिसे दूसरे उचित मानते हैं। मीन्स दूसरे जो अच्छा समझ रहे हैं वो उनको फॉलो करते हैं और उसी नैतिक कार्य को वो करना पसंद करते हैं। वे दूसरों के सामने अपने को अच्छा प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं, या अगर ये कहा जाए कि दे बिकम द अटेंशन सीकर्स, वो दूसरों के सामने बहुत अच्छा बन के उनको रिझाने की कोशिशें रहती हैं इस अवस्था में। और इस अवस्था में व्यक्तिगत दृष्टिकोण को छोड़कर वे दूसरों के दृष्टिकोण के बारे में सोचते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि दे आर द अटेंशन सीकर्स, उनको दूसरों को प्रसन्न करना है, इसलिए वो पर्सनल जो उनका जो अप्रोच है, एटीट्यूड है, उनको वो छोड़ करके वो दूसरों के अकॉर्डिंगली कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानने लगते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनाते हैं। मीन्स यहाँ पर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं एक बॉय एंड गर्ल के अंदर डेवलप होती हैं और वो जो उनका जो नैतिक व्यवहार है वो अपने माता पिता को फॉलो करते हुए उनके मापदंडों को अपनाते हैं और वो एक गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनते हैं। ना सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, ये दूसरा चरण है इस अवस्था का। इस अवस्था के बालकों के अनुसार नैतिक व्यक्ति वे होते हैं जो नियमों का पालन करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। बालक अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहता है तथा दूसरों की अपेक्षाओं का सम्मान करता है। मीन्स दूसरों की जो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए ही इज़ वेरी लॉयल टू अदर्स।
देन तीसरा स्तर पश्च परंपरागत स्तर। इस स्तर को सैद्धांतिक स्तर एवं उत्तर रूढ़िगत स्तर भी कहा जाता है। इस स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और इस स्तर पर बालक बाह्य कारकों से प्रेरित न होकर आंतरिक कारकों से ज़्यादा प्रेरित होता है। यहाँ पर वो अपनी ज़्यादा सुनता है, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो उसको मोटिवेट अब नहीं करते हैं, वो उसके जो अंदर जो कारक है, आंतरिक कारक है, उनसे ज़्यादा उसको मोटिवेशन मिलता है। ये स्तर भी अगेन 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जो हैं सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। इसमें व्यक्ति समाज को व्यवस्थित रूप से बनाने की बात करता है, लेकिन इस चरण में वह समाज को व्यवस्थित रखने के लिए क्या मापदंड होने चाहिए यह सोचता है। उसके अनुसार एक स्वस्थ समाज वह है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे की भलाई का भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर एक सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार यहाँ पर विजिबल होता है, जिसके अनुसार यहाँ पर एक दूसरे का शेयरिंग एंड केयरिंग यहाँ पर दिखाई देती है। देन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यह चरण नैतिक विकास का अंतिम चरण है। इसमें व्यक्ति समाज के नियमों को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और कोहलबर्ग के अनुसार इस चरण तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति इन चरणों का पालन करके ही नैतिक रूप से विकसित हो सकता है। अर्थात बालक यदि द्वितीय चरण से प्रारंभ करे या एक चरण छोड़कर दूसरे चरण में पहुंच जाए तो उसका नैतिक विकास संभव नहीं है। तो So students, this was all about Kohlberg's moral development theory। और हमने ये जाना कि कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में जिन 3 स्तरों की और 6 चरणों का वर्णन किया है, जो कि उनकी अपनी पुस्तक मॉरल स्टेजेस एंड मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच जो पब्लिश हुई 1976 में, उनके बारे में हमने चर्चा की। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो कि आधारित होंगे इसी विषय पर, मीन्स मॉरल डेवलपमेंट और कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।